तो लास्ट क्लास में हमने रिवाइवल पीरियड स्टार्ट किया था। एज ऑफ रिवाइवल जो चौसर के बाद में स्टार्ट होता है। तो रिवाइवल में जो हमारा अगला लेसन है इंट्रोडक्टरी लेसन के बाद में वो काक्सटन को लेके विलियम काक्सटन जो इंग्लिश की प्रिंटिंग के लिए काफी मशहूर हैं। मतलब मेन जो रिवाइवल पीरियड स्टार्ट होता है तो रिवाइवल में एक फैक्टर प्रिंटिंग का भी है। बुक्स इजीली छपने लग गई। इसकी वजह से जो नॉलेज है वो काफी डेमोक्रेटाइज होता है। मतलब स्पेशल लोगों के हाथ में न रह करके कॉमन लोगों तक बुक्स पहुंचती हैं। तो हम विलियम काक्सटन के बारे में देखते हैं। तो आ, सबसे पहले ये जानते हैं कि काक्सटन जो है ना वो एक स्कॉलर और पोएट पोएट नहीं है। वो एक नॉर्मल मर्चेंट है, क्लॉथ ट्रेडर है। लेकिन वो कहाँ जाता है? ब्रूक्स बेल्जियम में, सर्विंग इंग्लिश मर्चेंट, एक व्यापारी के रूप में। और वहीं वो किससे क्या चीज देखते हैं? गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं। ये गुटेनबर्ग कौन है? ये एक जर्मन के व्यक्ति थे। वो भी एक जर्मन का व्यवसायी है, लेकिन उनका कोई प्रेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने बनाया था। वो कहाँ पे? बेल्जियम में। वो बेल्जियम वाले प्रेस को कौन देखते हैं? काक्सटन। और वहीं पे वो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग सीखते हैं। तो इस तरीके से सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर लंदन। और उसके बाद में वो वहां से आके लंदन में सबसे पहला वेस्टमिंस्टर में प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं। तो ऑल्सो ए ट्रांसलेटर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड मैनी वर्क्स फ्रॉम फ्रेंच बिफोर प्रिंटिंग देम। तो पहले उन्होंने ट्रांसलेशंस भी किए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ है काक्सटन को लेके। द अराइवल क्वेश्चन ये है, द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग इन 15th सेंचुरी इंग्लैंड वाज इंजीनियर्ड बाय। तो प्रिंटिंग किसके द्वारा लाया गया? तो अब थॉमस मैलरी जो है इनके बारे में हम आगे पूरा एक लेसन पढ़ेंगे। तो ये तो लेके नहीं आए प्रिंटिंग को ना। जॉन गोबर को हम पढ़ चुके हैं चौसर के साथ में। चौसर जिनको मोरल गोबर के नाम से बोलते हैं, चौसर के एज के राइटर हैं। तो जॉन बार्बर को हम मैलरी के साथ देख सकते हैं। विलियम काक्सटन जो हैं ये हैं इसके काक्सटन ब्रॉड द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड वेस्टमिंस्टर में। आगे हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री और देखेंगे प्रिंटिंग की इसी के साथ में। और मैलोरी को हम आगे पढ़ेंगे ही। तो इस ये है काक्सटन से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है इसकी जो बुक्स वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है एक बार उसको देख लेते हैं कि 1474 में जो बुक सबसे पहले प्रिंट हुई किसमें? इंग्लिश में। वो कौन सी थी? रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ये ब्रूग्स में, जहां पे कौन रहते हैं? काक्सटन। वो इसको वहीं बेल्जियम में ही फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट प्रिंटेड अब्रॉड। लेकिन ये इंग्लैंड में प्रिंट नहीं हुई। इंग्लैंड में जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई वो ये थी, डाइप्स ऑफ सेइंग ऑफ द फिलोसफर्स। तो जो मतलब फिलोसफर्स के जो कहावतें हैं उनकी जो बताई बातें उसको लेकर के। तो इसका जो जैसे क्वेश्चन आया हुआ होता है क्रोनोलॉजी पे भी कि जॉन वाइक्लिफ फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। जॉन वाइक्लिफ को हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक आगे है उसकी वजह से ये दिया हुआ है यहाँ। 1415 में गुटेनबर्ग प्रिंट्स लैटिन बाइबल इन मेन जर्मनी। तो जर्मन में मतलब अगर ये आता है कि मुद्रण जो है या पब्लिकेशन जो है, प्रिंटिंग है, वो कब स्टार्ट होती है? तो वो 1455 में गुटेनबर्ग जो है उनके द्वारा प्रिंट स्टार्ट होता है। मूवेबल टाइप प्रेस इन्वेंटेड। मतलब ऐसी प्रेस इन्होंने बनाई जिसको मूव किया जा सकता है, इधर उधर ले जाया जा सकता है। लैटिन बाइबल इन मेंज, और लैटिन बाइबल में इन्होंने ये इसको गुटेनबर्ग ने प्रिंट किया बाइबल को लैटिन में, जर्मनी में। 1474 में काक्सटन प्रिंट्स रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। तो जो सबसे पहले अगर इंग्लिश में कोई बुक प्रिंट हुई है तो वो ये थी 1474 में, ये रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश। फिर 1476 में काक्सटन ने इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में, है ना, ये लगाया प्रेस अपना। फिर 1477 में जो बुक लंदन में इंग्लैंड में जो छपती है
वो ये है, डाइट्स और सेइंग ऑफ द फिलोसफर। 1478 में काक्सटर ने चौसर की कैंटरबरी टेल्स प्रिंट की, और काक्सटन प्रिंट्स मैलरी मोर्टे दी अर्थर 1485 में। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग का फेस है प्रिंटिंग का इंग्लिश में। क्वेश्चन ये आया हुआ क्रोनोलॉजी पे, पहले क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग। काक्सटन प्रिंटेड, मेलोरीज मोर्टे दी ऑर्थर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काक्सटन प्रिंटिंग, गुटेनबर्ग। तो और ऑब्वियसली बात है कि ये पहले नहीं है, इससे पहले तो ये है ही। गुटेनबर्ग प्रिंटेड बाइबल इन मेन, काक्सटन हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इंग्लिश। तो जैसा हमने पहले देखा, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा इसमें क्रोनोलॉजिकली, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल इनटू इंग्लिश बाय जॉन वाइक्लिफ। तो ये चला गया 14th सेंचुरी में, मतलब 1382 में। तो ये तो काफी पहले चौसर के टाइम पे जॉन वाइक्लिफ ने ये कर दिया था। और ये वही व्यक्ति है जो सबसे पहले लैटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाइक्लिफ का बाइबल 1380, गुटेनबर्ग का ये सारा डेटा हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते क्रोनोलॉजी के। चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विलियम काक्सटन प्रिंट फर्स्ट इंग्लिश बुक। तो इसकी डेट फिक्स पता लग जाए कि काक्सटन ने 1474 में फर्स्ट इंग्लिश बुक मतलब निकालते हैं ये। हाँ, और विलियम काक्सटन प्रिंट फर्स्ट इंग्लिश बुक, शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, मिल्टन्स एरियोपैगिटिका, टोटेल्स मिसलेनी। तो ये सब बुक्स के अलग अलग क्रम दिए हुए हैं, वो क्रम हमें देखने हैं कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो वो क्रम है थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला ये वाला, विलियम काक्सटन प्रिंट फर्स्ट इंग्लिश बुक। फिर उसके बाद में टोटेल को भी आगे हम पढ़ेंगे। इन्होंने फर्स्ट फोलियो किसका निकाला, शेक्सपियर का। फिर इसके बाद में फिर ये एरियोपैगिटी का। तो ये वाला इनका क्रम ठीक रहेगा। तो टोटल्स की मिसलेनी 57, फिर शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो। तो शेक्सपियर ने जो है शेक्सपियर की मृत्यु के उपरांत जो उनके कुछ नाटक हैं, मैकबेथ वगैरह, उनको उन ड्रामा उन प्लेज को जो संकलित किया बाद के उनके शिष्यों ने या उनके फॉलोअर्स ने, उसको फर्स्ट फोलियो नाम देते हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ लेंगे। मिल्टन की उसके बाद की है। तो ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जब, लेकिन यहाँ जो टॉपिक चल रहा है तो उसमें विलियम काक्सटन की टाइमिंग पक्का याद होनी चाहिए कि विलियम काक्सटन की फर्स्ट प्रिंटिंग कब आई थी। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड सेट। तो ये है, फिर दोबारा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच सेट। ये इनमें से कौन सा सही क्रम है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हम पढ़ चुके पहले, है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट ए में जो था नॉर्मन पीरियड था। तो नॉर्मन जो स्टार्ट होता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है 1066 में। तो ए और बी में दोनों में उसकी डेट सही दी हुई है। लेकिन काक्सटन प्रिंटिंग अभी अभी हमने पढ़ा है, वो 1575 का नहीं है ना, वो उससे और पहला है 1475 का। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। किंग जेम्स बाइबल को अभी अगले लेसन में जब बाइबल का पूरा पढ़ेंगे तो बाइबल का भी उसमें देख लेंगे कि कौन सी उसकी फिक्स टाइमिंग है। और जॉनसन्स डिक्शनरी ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनकी टाइमिंग्स भी इस तरीके से पूछी जाती है, क्योंकि ये वो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स या इवेंट्स हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ये पहले क्वेश्चन आया, इनक्यूनाबुला एक टर्म दिया कि ये किस किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो लैटिन में इसको क्रेडल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर की प्रिंटिंग में जो जब शुरुआती जो प्रिंटिंग है, मतलब जब साहित्य का जो मतलब प्रिंटिंग होती है, वो एक तरीके से क्रेडल के रूप में है। मतलब थोड़ी कम कम बुक्स छप रही होती हैं। तो बुक्स प्रिंटेड बिफोर द ईयर 1501, तो 1500 से पहले पहले, मतलब गुटेनबर्ग जर्मन में 1455 से स्टार्ट करते हैं और उससे लेकर के 1500 तक 15 पूरा 16th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी का जो है लास्ट का पार्ट, उसमें जो प्रिंट हुआ उसको इनक्यूनाबुला बोलते हैं उस लिटरेचर को। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि बुक्स सेंसर्ड बाय रोमन एम्परर या बुक्स विद मिथ्स, ये नहीं है इसका मतलब। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि इनक्यूनाबुला रेफर्स टू, तो बुक सेंसर्ड बाय द
रोमन एम्परर बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। बुक्स कंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, नो 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 नो। ये फिर नेक्स्ट है काक्सटन्स प्रीफेस टू मोर्टे द ऑर्थर। ये भी यहाँ काक्सटन को हम पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना जरूरी हो जाता है कि काक्सटन ने जो मैलोरी को आगे हम पढ़ेंगे, तो मैलोरी की जो सर थॉमस मैलोरी की जो बुक है उसका नाम है मोर्टे दी ऑर्थर। तो ले मोर्टे दी ऑर्थर जो बुक है ये 1485 में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रीफेस लिखते हैं कौन, काक्सटन, मतलब जैसे किसी बुक की कोई भूमिका लिखी जाती है वो है। तो इसका इनके लिखने से क्या महत्व हुआ कि जब ये वहां पे प्रिंटिंग लेके आते हैं, जो अभी हमने पढ़ी प्रिंटिंग प्रेस, और ये वेस्टमिंस्टर में इंग्लैंड में, तो अब ये अगर मैलरी की जो बुक है ली मोर्टे दी ऑर्थर उसकी भूमिका लिखते हैं, तो इनके लिखने से क्या होता है कि जो ऑर्थर नाम का एक करेक्टर है जिसके बारे में हमने जब 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी के आसपास में जब हमने जोफ्री ऑफ मोनुमथ को पढ़ा, या हमने वेस को पढ़ा जिसने फ्रेंच के उसमें जिक्र किया, जो पहला इंग्लिश एपिक लिखा गया लायामोन ने जो ब्रूट के नाम से लिखा, तो उन सब में ऑर्थर का जिक्र होता है। तो ये जो ऑर्थर का जिक्र है इसको वैसे कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि ऑर्थर कोई राजा है। लेकिन अब जब ऑर्थर को कहीं इतिहास में वैसे किसी राजा के रूप में इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहानियों में काफी मिलता है। वेल्स के कई सारे राइटर्स हैं, आगे मैंने इसका एक मतलब ये टेबल बना दी है जिसमें ये दिया हुआ है कि इसका जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है। 7th 9th सेंचुरी में सबसे पहले ये एनीरिन नाम का एक वेल्स, वेल्स जो है ये ब्रिटेन का ही, ग्रेट ब्रिटेन का ही एक एरिया है जहां पे एंग्लो सेक्सन लोग आके नहीं रहे। तो वो जो स्टेट था उनका उसको वेल्स बोलते। तो वेल्स के जो ये लोग थे ये पहले से ही इसको इसका जिक्र करते थे, और अपनी कहानियों में ये बताते हैं कि एंग्लो सैक्सन जो लोग आए उनसे ये लड़े। कौन लड़े? ऑर्थर। तो ऑर्थर को एंग्लो सैक्सन वाले लोग ज्यादा उसको प्रामाणिक नहीं मान रहे थे, लेकिन जब मैलरी जो व्यक्ति है थॉमस मैलरी, तो जब वो लिख देते हैं इसके प्रीफेस को, तो उसको क्या हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट माना जाता है। और अपने प्रीफेस में ये 9 हीरोज का जिक्र करते हैं कि ये जो 3 हीरोज हैं हेक्टर अलेक्जेंडर, ये पहले हैं क्रिश्चियनिटी के आने से भी पहले, इसलिए इनको पैगन बोला जाता है। और जूलियस सीजर ही एक ऐसा हीरो है जिसको रोम का संस्थापक सम्राट माना जाता है। ये फिर जो 3 हीरो है ये ज्यूइश हैं और ये क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थस, चार्ली मैग्नी, गॉडफ्रे ऑफ बोलियन। तो इन सब का जिक्र जब ये अपने प्रीफेस में कर लेते हैं तो उसकी वजह से फिर आर्थर को प्रामाणिकता मिलती है। तो ये नॉर्मल याद करने के लिए नहीं है, लेकिन पहले आ चुका है, क्योंकि पहले हम वेल्स को भी पढ़ चुके हैं, जोफ्री ऑफ मोनुमथ को भी पढ़ चुके हैं, इसका केवल जिक्र नहीं किया है। लेकिन एक क्रम में एक टेबल में है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे करके ऑर्थर ऑर्थर जो है ना वो एक मटेरियल देता है ऑर्थर के आने से पूरा फिर बाद तक भी, जो थॉमस मैलरी तक ये एक पूरा क्रम चलता है, और फिर ये ऑर्थर की कहानियां और उससे रिलेटेड जो और भी हीरो हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब लिटरेचर में उनकी कहानी किस्से जो हैं वो मान लिए जाते हैं। तो ये पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द टर्म नेशन लैंग्वेज वाज कॉइन्ड बाय। तो ये सब बाद तक का जो अभी काफी लिटरेचर पढ़ लेंगे तब ये कंफर्म हो पाएगा, लेकिन यहाँ इसका एक जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन काफी कई चीजों के साथ में जोड़ के पूछते हैं। तो क्लैक्सटन इन प्रीफेस टू मैलरी ली मॉर्टिमर लिस्टेड द 9 हीरोज ऑफ लेट मिडाइवल लिटरेचर। तो ये एक बात सही है, द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें केवल यहाँ पे तो ये कंफर्म कर लेना है, दूसरे ये हैं, ये जब आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो ये वहां पे कंफर्म हो जाएगा। हाँ, काक्सटन ने अपने प्रीफेस में मैलरी जो है उसके मैलरी मोर्टेली ऑर्थर के 9 हीरोज का जिक्र किया है। तो ये हुआ। फिर काक्सटन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो एक तो नॉलेज जो है ना वो डेमोक्रेटाइज हो जाती है, मतलब जो पहले बुक्स जब हाथ से लिखी जाती थी, जैसे जॉन वाइक्लिफ का जब बाइबल उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया तो वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पा रहा था।
लेकिन जब छपने लग गई बुक्स तो क्या हो गई, वो सब जगह पहुंच सकती थी, प्रकाशित होने हो सकती थी, तो आसानी से लोगों की उस तक पहुंच थी। फिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश। और एक क्या होता है कि जो डायलेक्ट्स है ना, क्षेत्रीय जो बोलियां हैं भाषा की, वो कम प्रभावी होने लगती हैं जब बुक्स प्रिंट होती हैं। तो प्रामाणिक रूप से जो कौन सी, काक्सटन चोज लंदन डायलेक्ट, जो डायलेक्ट चौसर ने जिसको बढ़ावा दिया, या लंदन जब मतलब सेंटर हो जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, तो वहीं की जो भाषा है, वहीं की जो बोली है, वो धीरे धीरे इंग्लिश का जो वहां का मतलब एक स्पेशल एरिया की जो बोली है, वो ही क्या कर दी जाती है, ग्रेजुअली बिकेम नेशनल स्टैंडर्ड, वो ही फिर स्टैंडर्डाइज हो जाती है। लिटरेचर प्रिजर्व्ड, चौसर मैलरी सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और इसकी वजह से चौसर को और मैलरी को, जैसे हमने देखा ना कि 1485 से पहले ये चौसर और मैलरी दोनों की जो लिख देते हैं, प्रिंटेड कर देते हैं, कौन, इनको, काक्सटन। एक्सेलरेटेड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस पैम्पलेट्स, बाइबल ट्रांसलेशन स्प्रेड रैपिडली। और फिर ये चीजें लोगों तक फटाफट पहुंचती हैं। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ पहले भी आया हुआ है स्टेशनर कंपनी पे, कि जो गिल्ड ऑफ लंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स इनकॉर्पोरेटेड 50, ये गिल्ड गिल्ड बोलते हैं समूह को। तो जो ये लंदन के जो कुछ व्यापारी थे, प्रिंटर्स और पब्लिशिंग के, उनको जो उस समय की जो रानी होती है, वो क्या करती है, इनकॉर्पोरेट करती है, मतलब उनको समूह उनको प्रमाणित करती है कंपनी के रूप में। और कंट्रोल्ड प्रिंटिंग राइट्स। और ये जो स्टेशनर्स का जो ग्रुप है, ये गिल्ड है, ये क्या करता है, प्रिंटिंग राइट्स को मतलब कंट्रोल करता है एक तरीके से, कि कोई बुक किसी एक प्रिंटर ने ले ली कि इस बुक को मतलब पर्टिकुलर ये बुक ये प्रिंट करेगा, दूसरा ये करेगा, फिर उसको वही सेल करेगा, उसके क्या मानक होंगे, ये सब करने का था स्टेशनर कंपनी का। तो स्टेशनर का ये मतलब नहीं है पेपर पेन शॉप, इट मींस प्रिंटर्स पब्लिशर्स बुक। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ काक्सटन प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन 80 ईयर्स अर्लियर। मतलब इतनी ज्यादा बुक्स छपने लग गई, दूसरे लोगों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगा ली, तो उससे क्या हुआ, फिर इसको एक तरीके से सेंसर करने के लिए, या उसको मतलब बुक्स वगैरह को रूल करने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस को रूल करने के लिए ये सब लाना पड़ा। तो स्टेशनर कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, टू ओवरसी द अफेयर ऑफ द रॉयल रजिस्ट्री, सो दिस इज नॉट राइट। टू ओवरसी ऑथर्स एंड प्रिंटर और प्रिंटर पब्लिशर, दिस इज द करेक्ट। और प्रिंटर पब्लिशर यूज ऑफ स्टेशनरी, तो ये नहीं है इसका, वो हो जाएगा। टू ओवर क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी हार्नेस्ड बाय द रॉयल रजिस्ट्री, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, केवल एक डायरेक्ट फैक्ट है, गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो ये 1456 में आई है। मतलब अगर ये कहें कि प्रिंटिंग कब स्टार्ट हो रही है, तो 1456 में, जब गुटेनबर्ग एक जर्मन का गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे अक्षर बनाते हैं मेटल के, कि वो अक्षर एक बार बना लिए, फिर उनको इस तरीके से सेट करके, और फिर उससे उन अक्षरों को दोबारा हटा के, मान लो एक बार एक फर्मा, एक ऐसे फ्रेम बनाया, उसमें एक बुक में जितने भी वो जितने अक्षर की किसी पेज में जरूरत है, वो सारे अक्षर लगाए और उससे फटाफट प्रिंट कर लिया, फिर वो अक्षर हटा के दूसरे क्रम में लगा लिए जैसी जरूरत है। तो ये इस तरीके से गुटेनबर्ग ने स्टार्ट किया था 1456 में। और इसी से सीखा किसने बाद में, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, काक्सटन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलियम काक्सटन इज इनकरेक्ट। ये एक मॉडल क्वेश्चन है, अगर हम इसको करेंगे तो और ज्यादा वो पक्का हो जाएगा काक्सटन के विषय में। तो एक बड़ी सिंपल और बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको काफी अच्छे से उम्मीद है कि ये आप तक पहुंची है। और आगे अगले लेसन में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।